हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डिटर्मिनेंट का ऐसे बोले जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, जो नया सिलेबस है अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज सिलेबस। सो नई बुक के अकॉर्डिंगली आपका ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मिसलेनियस करना है। अब यहाँ पे थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको सीखेंगे। देखिए, अल्टीमेट ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो अल्टीमेट ये है क्या कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, दो आपने चैप्टर पढ़े, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। सो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन है ये सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करें। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग जैसे मैं बोलूँ यूँ कॉन्सेप्ट है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, पहली चीज कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमने मे बी 9th या उससे पहले के क्लासेस में सीखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लिखूं 2x दिस इज इक्वल टू 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल होता है ना, इसी में क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है किसमें, x में। उसी तरीके से 2x प्लस 5y दिस इज इक्वल टू 9, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है किसमें, x और y में। तो अब आते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी अननोन्स हो, अननोन्स को ही क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल्स। तो जितने भी वेरिएबल्स या अननोन्स हो ना, उस इक्वेशन में सबकी डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब पावर। यहाँ पे देखिए जैसे x का पावर 1 है, यहाँ पे देखिए x का पावर 1, y का पावर 1। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। तो सिंपल सा डिफिनीशन क्या है जो दिमाग में बिठाना है, ये आगे हायर मैथमेटिक्स तक यूज होगा, कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं या अननोन्स होते हैं ना, उनका पावर, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री, वो क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ पे एक अननोन है x, उसकी डिग्री 1। यहाँ पे 2 अननोन्स है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री क्या है, देखिए 2 अननोन्स है, तो हर एक अननोन की डिग्री क्या है, पावर 1। तो ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशंस। समझ में आ गया। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो क्लास 9 या उससे पहले। अब आते हैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो याद करिए फ्रेंड्स, ये भी हमने सीखा है क्लास 8-9 लेवल पे, कि जैसे एक इक्वेशन दे दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, और एक मैंने लिख दिया x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 3 ना, ये दो इक्वेशंस है। अब यहां से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो इसी को हम क्या बोलते थे, सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या, एक से अधिक इक्वेशंस। पहली चीज समझिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब एक से अधिक इक्वेशंस। और मैं बोल रहा हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब एक से अधिक लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना, को ही हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो दैट मींस अब आपके समझ में आ गया होगा, यहां पे हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे इस तरह के कम से कम 2 या 2 से अधिक इक्वेशंस होंगे। वेरिएबल्स ऑब्वियस सी बात है 2 या 3, इस पे डिपेंड करता है कि कितने दिए हुए हैं, ठीक है। अब चलिए, आप n वेरिएबल्स में भी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, इनका सॉल्यूशंस निकालते हैं। बट ये सब हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, या तो आप बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे, तो वहां पे 4 वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स पे इक्वेशंस बनते हैं, उनके सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम जैसे कि शुरू से ही बोला हूं कि आपके सिलेबस में चाहे मैट्रिक्स हो चाहे डिटर्मिनेंट हो, उसका ऑर्डर मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशंस आएंगे वो मैक्सिमम 3 लीनियर इक्वेशंस होंगे 3 अननोन्स में। क्लियर। तो चलिए हम पूरे कॉन्सेप्ट को, जो आपका सिलेबस है, मैक्सिमम 3 मतलब ऑर्डर की मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, तो उसी का एप्लीकेशन है जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको लिखता हूं, बेसिकली 3 अननोन्स x y z में, और इक्वेशंस कितने होंगे, सिस्टम की जो मैं बात बोल रहा हूं, तो कितने लीनियर इक्वेशंस होंगे, 3 मैक्सिमम। तो चलिए अब मैं लिखता हूं यहाँ पे। अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दूं, फिर हमको न्यूमेरिकल तो करना ही करना है। तो चलिए, क्या है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या इक्वेशंस,
ठीक है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख दूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मैं यहाँ पे जनरल थ्योरी लिखता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z दिस इज इक्वल टू d1। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z दिस इज इक्वल टू d2, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3z दिस इज इक्वल टू d3, ठीक है ना। ये जो है एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। यहाँ पे बेसिकली 3 लीनियर इक्वेशंस है। देखिए हर एक में इक्वेशन में एक्स वाई जेड का पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है। तो हर एक जो लीनियर इक्वेशन है, ये क्या, हर एक इक्वेशन जो है वो लीनियर है। और चूंकि यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशंस है तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड या इन अननोन्स एक्स वाई जेड। सो कंसिडर द इक्वेशंस दिस, हमने इसको कंसिडर कर लिया। अब चलिए, आपको पहली चीज समझना है कि चूंकि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये एप्लीकेशन है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसको मान लीजिए, इसको 1 लिखता हूं तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? सो अब सिस्टम ना, सिस्टम ऑफ linear equations 1 can be written as in matrix form, can be written in matrix form, proper language होगा, can be written in matrix form as follows। कैसे लिख पाएंगे आप? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स फॉर्म में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख पाएंगे हम कैसे? ध्यान दीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूं ये तरीका, कोई भी न्यूमेरिकल देगा ऐसे ही आपको करना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो x है ना, ये सिस्टम देगा तो x के ये जितने x है ना, सबके कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम बनाइए। तो क्या है a1, यहाँ पे क्या है a2, यहाँ पे क्या है a3, ठीक है। उसी तरीके से y के जितने कोफिशिएंट्स है उनको सेकेंड कॉलम बनाइए। सो b1 b2 यहाँ पे b3। उसी तरीके से जो z है उसके कोफिशिएंट को लेके तो c1 c2 c3, ठीक। तो आपको समझ में आया, मैट्रिक्स फॉर्म में जब भी लिखना है कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आप कोफिशिएंट्स को, x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम, y के कोफिशिएंट को सेकंड, z के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम। अगर और भी वेरिएबल्स होते तो फोर्थ कॉलम, लेकिन चूंकि आपका 3x3 का ही मैट्रिक्स हमें डिस्कस करना है तो मैक्सिमम इतना ही आएगा। 3 अननोन्स में 3 इक्वेशंस देंगे। एनीवेज, अब क्या करिए, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना उनको कॉलम वाइज लिख दीजिए x y z, ठीक। और इधर क्या करिए, ये जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको आप इधर लिख दीजिए। सो d1 d2 एंड d3, प्लीज चेक करिए, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2। सो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ये मैट्रिक्स, मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है ना, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, मैंने तरीका बताया, ठीक है। अब देखिए, जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इधर ये मैट्रिक्स ए भी है, इक्वल करेंगे ना, इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे 3 इक्वेशंस ही बनेंगे। कैसे? मैं आपको एक दिखाता हूं कैसे करते हैं। देखिए, चलिए मैं आपको इसको जस्ट वेरीफाई करता हूं। ये क्या है 3x3 की मैट्रिक्स, ये क्या है 3x1 की मैट्रिक्स, ये क्या है 3x1। अब देखिए, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल्स है, ठीक है ना, इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3x1। समझ में आ गया फ्रेंड्स? सो चलिए अब यहां पे इस मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। देखिए, रिजल्टिंग 3x1 आएगी तो पहला एलिमेंट इसका क्या आएगा, देखिए a11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा a1x, ध्यान दीजिएगा
प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, अब आइए यहां पे अगला एलिमेंट क्या होगा, चूंकि ये रिजल्टिंग 3x1 की मैट्रिक्स है तो a11 a21 a31 ऐसे आएगा। अब यहां पे एलिमेंट क्या होगा 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z। उसी तरीके से देखिए a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम a3x प्लस b3y प्लस c3z, दिस इज इक्वल टू d1 d2 d3। अब देखिए ये भी 3x1 की मैट्रिक्स, ये भी 3x1 की, अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो ये एंट्री इसके इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, दिस इज इक्वल टू d1। देखिए ये पहला इक्वेशन आएगा इस सिस्टम का, देख लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, देखिए ये आ गया। अब ये d2 के इक्वल होगा तो क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2z, दिस इज इक्वल टू d2। तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, देखिए यहाँ पे वही आया होगा, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे वही था। समझ में आ गया। तो जो मैं ये बोल रहा हूं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा, बिल्कुल वैलिड है, मैंने आपको वेरीफाई करवाया, तो कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से देखिए ये d3 के इक्वल होगा तो उस सिस्टम का तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको मैं अब इरेज करूंगा, अगर आप कहीं नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करिएगा, और अगर आप नोट करके मतलब अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप वहां से नोट कर लीजिएगा और देखिएगा कैसे मैं उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख पा रहा हूं। अब यहां पे बड़ा स्पेशल नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स मेरी बनती है ना ये वाली, ठीक है ना, इसको मैं नाम देता हूं कैपिटल ए और इसको मैं दूंगा नाम कैपिटल एक्स। ठीक है ना, फिर से इस मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए, इसको कैपिटल एक्स और इसको क्या नाम दूंगा यहाँ पे कैपिटल बी। नोटेशन में यूज कर रहा हूं कि इस वाली मैट्रिक्स को कैपिटल ए, ये जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है उसको कैपिटल एक्स और ये जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है इसको मैं बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का बड़ा स्पेशल नाम है, ए जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये है क्या एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए इसका बड़ा स्पेशल नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, 11th लेवल के बुक में नहीं मिलेगा, जब हायर मैथमेटिक्स में आप जाते हैं ना तो यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फिर से आप पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक है, अगर बीएससी करेंगे तो, नहीं तो बीटेक में भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे ये मिलेगा, फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं बता दिया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स क्या कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है ना, चलिए एनीवेज, तो अगर मैं ध्यान दीजिएगा कि इस मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखा तो मेरा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इनको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इस तरह का, क्या है एक मैट्रिक्स ए, दूसरी मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू बी, इन दोनों मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट इक्वल टू बी। समझ में आ गया, इसको मैं लिख दिया 3। अब ध्यान दीजिए, हम जो इंटरेस्टेड हैं क्या, हमें क्या करना है, जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है लीनियर, तो इसका सोल्यूशन निकालना है। अब ध्यान दीजिए सोल्यूशन क्या होता है, इन वेरिएबल एक्स वाई की वो वैल्यूज पहले यहां से आसानी से समझिए। जैसे मैं बोलूं 2x प्लस 3y, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल। ये भी क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में x और y में। तो मैं बोलूं इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यूज ना जिनको मैं, x और y की वो वैल्यूज जिनको मैं हर एक इक्वेशन में, देखिए सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्स वाई का सोल्यूशन जो मतलब जो वैल्यूज निकालेंगे ना, वो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा साथ साथ। तो देखिए जब इसको सॉल्व करते थे कैसे आप करते थे, ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट, इसको ऐड करेंगे 4y और इधर ऐड करेंगे 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। y की वैल्यू 3/4 किसी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x और y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई की जगह तो 1 आएगा, यहाँ पे रखेंगे जो वैल्यू ये निकाल रहे हैं तो क्या आएगी 2 आएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सोल्यूशन।
तो ये तो हम लोग अपना ऑर्डिनरी कैलकुलेशन मेथड से करते थे। अब वही मेथड जो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन वाला मेथड था, उसको अगर हम ना करना चाहें या उसका सब्स्टिट्यूट अगर हम चाहते हैं तो मैट्रिसेस के हेल्प से भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 बोलिए, ठीक है ना। वही किसके इक्विवेलेंट है, 2, या वही इक्विवेलेंट है दिस। तो हम ओरिजिनल जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब ये थ्योरी पोर्शन है, यही से आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो थ्योरम क्या बोलती है कि उस केस में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस इनवर्स के। देखिए अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए एक्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यही से देखिए x मैट्रिक्स मेरी क्या थी, एक्स वाई जेड, ये कॉलम वाइज आप लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दो मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स आएगी, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इधर भी मैट्रिक्स है तो x y z की वैल्यूज आ जाती है और वही मेरा सॉल्यूशन होता है। अब हम इस सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस पे बिल्कुल न्यूमेरिकल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपको घबराना नहीं है। लेकिन चलिए अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कुछ केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जिन केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस केस में बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया। तो चलिए यहां से जो दो केसेस हम लेंगे सॉल्यूशन में, अगर ये मैट्रिक्स ए जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर वो नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा। तो चलिए अब यहां से 1 by 1, इफ दिस मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ये जो है नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है दैट इज, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 नहीं होगा। और डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, ठीक है ना, तो यहां से देखिए ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है, ए इनवर्स b, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करते हैं, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो कैसे निकलता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर नॉन सिंगुलर है तो थ्योरी पोर्शन में देन सिस्टम वन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। चलिए मैं इसको पहले अभी प्रॉपर करता हूं। सो देन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और इस केस में इसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या, कंसिस्टेंट मतलब फ्रेंड्स कि ये कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम 1 के पास सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन यूनिक होता है। वो कैसे, तो सॉल्यूशन मैं बोलूं तो सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखा हूं कंसिस्टेंट, ठीक है ना। सो देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, या सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या है फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने बताया ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्या, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये फार्मूला आप फ्रेंड्स याद कर ले या रख ले, ठीक है। जब भी देगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आप करेंगे क्या, पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ मतलब सिस्टम नॉन सिंगुलर हुआ, सॉरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट ए मतलब क्या, जो मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये वाली, अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में जो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो इस रिलेशन से दिया जाएगा। अब चलिए केस 2 पे आते हैं।
केस 2। ये भी तो केस बन सकता है ना कि ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो सिंगुलर हो जाए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, इफ ए इज सिंगुलर, इफ ए इज सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या हो गया, दैट इज इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन दिस केस, चलिए in this case we calculate या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहली चीज तो यहां पे समझिए, वी कैलकुलेट वगैरह छोड़िए, बस सिंपली आप कॉन्सेप्ट समझिए, इतना कंफ्यूजन क्यों। अब देखिए, अगर सिंगुलर होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज है। सिंगुलर है अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो दो पॉसिबिलिटी है, सॉल्यूशन हो भी सकता है, सॉल्यूशन न भी हो। सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो चलिए अब उसके लिए क्या करना, टेस्ट, यही न्यूमेरिकल आपको फंसाते हैं, यही देते हैं, यही वाला थोड़ा टेढ़ा केस आता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं, इन दिस केस we have following केसेस, दो केसेस आएंगे। वो क्या होगा, अब देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है ना, जो ये मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका आप एडजॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है ना, इसका एडजॉइंट निकालिए। अब इस एडजॉइंट को, जो मैट्रिक्स बी है, बी क्या है, कांस्टेंट वाली, देखिए बी मेरी मैट्रिक्स क्या है, ये कांस्टेंट वाली, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये प्रोडक्ट चूंकि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये प्रोडक्ट जो है नल मैट्रिक्स आए, अब जितने भी ऑर्डर का है, मान लीजिए अगर जनरल में लेता हूं n क्रॉस n ऑर्डर की, तो अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाती है तो उस केस में ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा, और इनफैक्ट उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। और अगर ये नल मैट्रिक्स न आए तो उस केस में जो सिस्टम 1 है उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसी को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अब मैं यहां पे आता हूं, तो फॉलोइंग केसेस में फर्स्ट केस क्या करेंगे, आप एडजॉइंट निकालिएगा ए, और उस केस में इससे आप मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं आती है, ये देखिए नल मैट्रिक्स, मैं यहां पे लिख देता हूं n क्रॉस n, नल मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स, तो अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं आती है, देन सिस्टम 1 इज इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया। अब चलिए सेकेंड केस, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाती है ना, ये नल मैट्रिक्स आ जाती है, तो उस केस में, ठीक है ना, उस केस में जो सिस्टम 1 है इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके पास सॉल्यूशन होगी, और एंड इनफैक्ट 1 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। अब चलिए ये जो कुछ भी चीजें हैं मैं एक टेबल में आपको लिखता हूं, और एक टेबल में लिख के आपको ऐसा मैं बताने की कोशिश करता हूं कि एक ही टेबल से ये पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कब सॉल्यूशन होगा कब नहीं होगा उसको आप देखते ही बता देंगे कैसे। तो चलिए मैं अब यहां से लिखता हूं, अगर मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में Ax = b है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा इस मैट्रिक्स ए पे। ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स ए पे, ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ना, ये ए,
अब अगर इसकी दो पॉसिबिलिटीज है फ्रेंड्स, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर होगी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर हो जाए। नॉन सिंगुलर मतलब क्या फ्रेंड्स, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस में ये जो सिस्टम है ना, उस केस में क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन होगा, इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। एंड कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, यहां पे लिखता हूं, नीचे लिख देता हूं, कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, यूनिक होगा सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे कि सर ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इस सिस्टम का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक्स वाई जेड की केवल एक ही वैल्यू, जैसे एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 मान लीजिए, और जेड इक्वल टू फॉर एग्जांपल -1। तो ये अगर सॉल्यूशन है तो केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। चलिए, तो क्या हुआ, सिस्टम देगा, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखिएगा उस सिस्टम को, वहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधे सीधे क्या क्या आपका आंसर होगा कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस केस में जो सॉल्यूशन आता है उसको कैसे आप निकालते हैं, तो सीधे सीधे एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहां से आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी अगर डाउट है घबराना नहीं है, सीधे हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और वहां से हम सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस आपका वहां पे हो जाएगा। अब चलिए दूसरा केस जरा फोकस करिए। दूसरा केस, अगर ये जो मेरी मैट्रिक्स ए है ये क्या हो जाए, सिंगुलर, क्या हो जाए, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 हो जाए, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, सिंगुलर हो जाती है, उस केस में सिस्टम क्या होगा, फर्दर दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से मेन कॉन्सेप्ट तो यहां पे अब शुरू होता है। अगर मैट्रिक्स मेरी ये वाली ओरिजिनल ए जो है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर होती है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटीज आती है। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ये क्वांटिटी निकालिएगा, एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो बी मैट्रिक्स है। बी क्या है, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स। और अगर ये नॉन जीरो आ जाए, अगर ये नल मैट्रिक्स न आए, मतलब कोई भी और मैट्रिक्स आए 0 0 0 वाली जो मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स के अलावा, तो उस केस में क्या होता है, जो मेरा सिस्टम है ना वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। लेकिन दूसरा जो केस है, ये इसी में जब डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए, तो अगर ये क्वांटिटी आप निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी, मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट मतलब इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। कैसे, चलिए अब उस केस में देखते हैं। सो इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट हुआ तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, ये एक सॉल्यूशन है। अगला सॉल्यूशन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ऐसा कुछ, मतलब एक से अधिक सॉल्यूशंस आए और वो नंबर में इस तरह से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। सो इस केस में क्या होता है, ये वाला केस बड़ा डेंजरस है, इसको ध्यान दीजिएगा।
कि या तो इस केस में कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है, और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब इसके लिए डेप्थ में थोड़ा जाना पड़ता है। अब इसके लिए आपको आगे इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स हायर मैथमेटिक्स में करेंगे। तो ये केस जो है बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि सॉल्यूशन हो भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता। ये चीज फिर से इसको मैं क्लियर करता हूँ, करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा था कुछ नल मैट्रिक्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इन कंसिस्टेंट, प्रॉपर लिख देता हूं, कंसिस्टेंट एंड इनफैक्ट पूरा लिखता हूं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देता हूं ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये चीज ध्यान देना है, और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट वन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर मैंने लिख दिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इस केस में डाउटफुल रहेंगे आप, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 अगर आ जाता है, नल मैट्रिक्स आता है, तो इस केस में या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन करेगा तो गारंटी है, जो मैं आपको शुरू में लिख रहा था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे पता करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं अभी के लिए आपको बोलूंगा कि आपके सिलेबस से ये बाहर की चीज है, लेकिन आप बैचलर लेवल पे जाएंगे, मतलब बीएससी करें या बीटेक करें, वहां पे आप बताते हैं, क्योंकि उसके और भी तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं सिस्टम आप इसको करने का। जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप बदलते हैं अपर, ठीक है ना, या फिर जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड एक है, फिर एक हम करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल के, वहां से भी करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब ग्रेजुएशन लेवल पे आप जाएंगे तो वहां पे इन सारी चीजों को आप करेंगे। केस 2, तो यहाँ पे जो आपको मैं बताऊं पूरे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस बनेंगे, या तो ये जो मेन केस 1 है, या फिर केस 2 वाले में ये वाला कंडीशन जहां पे एडजॉइंट इंटू डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बी, डिटर्मिनेंट नहीं, एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी, ये क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स न आए। नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम गारंटी है इनकंसिस्टेंट होगा, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो या तो ये केस ऐसे क्वेश्चन बने हैं आपके एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज की बोल रहा हूं, या फिर इस वाले से बनेगा, इस पे नहीं जाएगा क्योंकि ये तो डाउटफुल केस हो गया। कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये डाउटफुल केस है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो कौन सी केस में जाएगा वो सिस्टम, इसको अभी निकालना आपके सिलेबस के बाहर की बात है, इसको हम आगे करेंगे। बट अब मैं थ्योरी पोर्शन यहीं पे खत्म करूंगा। जो भी इतना एफर्ट के साथ हमने जो कुछ भी सीखा, अब यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे समराइज करता हूं, जो बस इस चार्ट से, वीडियो पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो इसको जरूर जैसे मैंने चार्ट बनाया इसको प्लीज बना के रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में ये आपका ज्यादा यूजफुल होगा। क्या है, कोई भी सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन देगा, चाहे 2 वेरिएबल्स में या 3 वेरिएबल्स में, हम 3 वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं जनरल, उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूंगा ax = b। सबसे पहले ये करेंगे। अब यहाँ पे सब कुछ रोल प्ले करता है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। क्या करिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। डिटर्मिनेंट ऑब्वियस सी बात है, या तो 0 होगा या तो नॉन जीरो होगा, यही होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर, मतलब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो ये याद रखिए, गारंटी है कि सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये चीज, ये केस याद कर लीजिए, और सॉल्यूशन इस केस में कैसे निकालते हैं, बस ये रिलेशन आप याद कर लीजिए, ये रटना पड़ेगा, आप इसको रट लीजिए, पहली चीज। दूसरा केस कब होगा, जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। डिटर्मिनेंट 0 होगा तो यहाँ पे 2 केसेस करना है, मतलब फर्दर आप कैसे जाएंगे। तो जब डिटर्मिनेंट 0 मतलब मैट्रिक्स ए जो है सिंगुलर, तो आप क्या करिएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिएगा, इस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर ये प्रोडक्ट जो है नल मैट्रिक्स ना आए तो उस केस में सिस्टम जो मेरा होगा वो इनकंसिस्टेंट होता है। लेकिन अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है ना, तो
इसमें दो केसेस बनते हैं, या तो कंसिस्टेंट होगा या तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर करेगा तो गारंटी है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, और नहीं करेगा मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आप ये जो है कि कैसे फिर फर्दर जाएं, तो इस चीज को करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बीटेक लेवल या बीएससी लेवल पे आप जाएंगे तो सारी चीजें एक एक चीजें आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम इस पे डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस के बाहर की चीज है फर्दर यहाँ पे। ठीक है ना। तो जो मैट्रिसेस जो भी इक्वेशंस आपको देगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, अगर बोलेगा सोल्यूशन निकालो तो यही केस आता है। आप देखेंगे हमेशा कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और आप इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर आ जाती है तो यही केस पूछता है, और वो शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में आपका आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर, या फिर जो है आपका एमसीक्यू में। तो आप ये निकालेंगे क्वांटिटी में तो ये नॉन जीरो आएगा, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं होगी, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो उस केस में सीधा सीधा आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर। यही दो केसेस पे आपको फोकस करना है। तो प्लीज ये चार्ट बना लीजिएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ है ये डाउटफुल केस है, मैंने इसको बाद में शुरू में मैं जब लिख रहा था तो ये दिमाग से स्किप कर गया था कि ऐसा भी हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट भी होता है इस केस में। तो आप उस केस में ये डाउटफुल केस रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं बने हैं, विश्वास करिए। हम एक्सरसाइज भी करेंगे कि अब ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है, तो इसको हम फर्दर आगे करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे। होपफुली मेरा एफर्ट जो था, क्रिस्टल क्लियर एफर्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आपके पास पहुंच पाया होगा। अब आप सीधे सीधे एक्सरसाइज पे जाएंगे। नई बुक आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, पुरानी बुक छोड़ दीजिए। नई बुक पे जब आप आएंगे तो एक्सरसाइज 4.5 है आपका। ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे टोटल 16 क्वेश्चंस है। नई बुक से आप पढ़ें, एफर्ट कम होगा, क्योंकि पुरानी बुक में बहुत सारे टॉपिक्स भी बोलिए वो डिलीट कर दिए हैं, या तो पूरा चैप्टर ही गायब कर दिए, जैसे 11th में एक आध दो चैप्टर ही गायब कर दिए हैं। तो आप नई बुक से पढ़ें। अगर आपका 2023-24 बैच में अगर रजिस्ट्रेशन है, बोर्ड एग्जाम देना है, तो फिर आप नई बुक से आप पढ़ें। ठीक है। चलिए, तो अब मेरी तरफ से जो कॉन्सेप्ट था, एक एक चीज को मैंने बताया, इसको अगर समझ में आया होगा, पहले एग्जाम्पल बुक से सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, अपने से करने की कोशिश करिए, फिर एक्सरसाइज पे जाइए। 4.5 नहीं होता है तब अगले वीडियो पे आइए, क्योंकि हम वहां पे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। जाते जाते बस, अगर वीडियो आपके पास पहुंच पाई हो, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चलना चाहिए कि कहाँ पे आपको डाउट है। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर अच्छी लगी हो वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है, कम से कम इतना एफर्ट देने के लिए कि इतना अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंच पाए। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।